नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। आज हम हैं वार्ड 23 लकड़पुर के एरिया में, जहां से अंजू जय भारत जी नगर निगम चुनावों की तैयारी कर रही हैं। आपका पहले कोई राजनीतिक कैरियर नहीं रहा, पढ़ाई लिखाई आपकी दिल्ली से हुई, दिल्ली में आप पली बढ़ी। हरियाणा की राजनीति में आखिर आपको क्यों आना पड़ा, ये सारे सवालों के जवाब मांगेंगे। क्या क्षेत्र की समस्याएं हैं उस पर बात करेंगे। उससे पहले मैं स्वागत करता हूं अंजू जय भारत जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार। क्यों आपको राजनीति में कदम रखना पड़ा, क्यों आप सोचते हैं कि राजनीति में जाना चाहिए? राजनीति में मेरा आने का मकसद सिर्फ यही था कि जो मेरा क्षेत्र है शिव दुर्गा बिहार लकड़पुर, यहाँ की माली हालत इतनी बुरी है, यहाँ विकास हुआ ही नहीं। 30 साल से ये कॉलोनी है, 1990 से ये कॉलोनी विकसित हुई है। यहाँ कोई मूलभूत सुविधा नहीं है, कोई जल नहीं है, कोई बिजली नहीं है, कोई सड़कें नहीं है, कोई नालियाँ नहीं है। सीवर जो आप बन रहे हैं उनकी आप हालत देख ही सकते हैं वहाँ जाके। उसको देखते हुए मैं यहाँ रहती हूँ, 16 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। मेरे पति का जन्म ही यहीं हुआ है। हमारा परिवार यहाँ 45 साल से रह रहा है और वो जैसा था वैसा भी आज रह रहा है। क्यों? क्योंकि हमें जो सरकार दिया जाता है, निगम पार्षद हो गए, एमएलए हो गए, वो हमें दे ही नहीं रहे। आज हमें इसलिए मुझे आगे इसलिए आना पड़ा कि जो हमारी जनता, हमारी क्षेत्रवासियों को जो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही वो मिले। मैं अपने थ्रू उन्हें अब वही सुविधाएं दिलवाना चाहती हूँ जो उनके लिए ज़रूरत है और उन्हें होनी चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए उनके लिए क्या हो रहा है। अंजू जी, अपने इलाके में सबसे बड़ी समस्या आप क्या देखते हैं? मेरे इलाके में सबसे बड़ी समस्या है पानी। जिस समय पे हम पानी का पुण्य कमाया करते थे, आज वो पानी हमारे यहाँ बिका जाता है 10-10, 20-20 रुपये बोतल में। जो आदमी 10 से 12 हज़ार रुपये कमा रहा है, वो 2 से 3 हज़ार रुपये सिर्फ पानी के लिए निकाल रहा है। कहाँ से करेगा वो? अब मूलभूत सुविधाएं तो पूरी नहीं हो रही, जिसे पानी भी खरीद के पीना पड़ रहा है। बिजली तो हमें जो खर्चे देने पड़ रहे हैं, उसके अलावा सबसे बड़ी मूलभूत सुविधा है पानी। जल ही जीवन है, वही हमें नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे ऐसे? नहीं, आपको लगता है कि जो पानी इंसान की एक आवश्यकता भी है, धर्म भी है, पुण्य भी है, वही अगर हमें बेच के या खरीद के पीना अगर पड़े तो ये कहीं ना कहीं दर्द आपको लगा? बहुत ज़्यादा दर्द लगा। मैं दिल्ली में पढ़ी लिखी हूँ, दिल्ली मैंने शुरू से, मेरा जन्म ही वहीं हुआ है, पढ़ाई लिखाई हुई है। लेकिन जब मेरी हरियाणा में शादी होने के बाद मैं यहाँ आई तो वो माहौल ही नहीं था। यहाँ पे लोग हर चीज़ के लिए तरस रहे थे, अपनी छोटी छोटी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। गलियाँ नहीं है, नालियाँ नहीं है, नालियों का पानी गलियों में जा रहा है, ना निकासी का जरिया है, ना पानी पीने का जरिया है। मतलब यहाँ तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ लोग रह रहे हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं जैसे कोई कीड़े मकोड़े होते हैं। लेकिन अभी तो जो देखने में आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि नालियाँ डाली जा रही हैं, सीवरेज डाली जा रही है, लाइन डाली जा रही है, जिसको लेके काफ़ी खुदाई भी चल रही है, उस पर क्या करें? जी हाँ, बिल्कुल। नालियाँ डाली भी जा रही हैं, सीवर डाली जा रही हैं। आप हमारे क्षेत्र का मुआयना करेंगे तो नालियाँ बंद पड़ी हैं, सीवर तो अभी तक चालू ही नहीं है। वो 9-9, 12-12 इंची के पाइप डाल के ऐसे छोड़ दिए गए हैं, दिखाने के लिए कि हाँ यहाँ सीवर की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन सीवर हमारा शुरुआत नहीं हुई। नालियाँ जो कच्ची नालियाँ हैं, पक्की नालियाँ भी नहीं है, कच्ची नालियाँ वो रुक जाती हैं, उसमें कूड़ा आ जाता है और उसके बाद वो सारा जाम होके गलियों और सड़कों पे आ जाता है। लेकिन आपने आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुना? राजनीति में अगर जाना था तो और पार्टियां थीं, आम आदमी को ही क्यों चुना आपने? हम बचपन से देखते आ रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी, हम इन्हीं को देखते देखते बड़े हुए हैं। आज कोई ऐसा है जो हमारे लिए, अन्य नागरिकों के लिए सोच रहा है? सिर्फ कह नहीं रहा, कर भी रहा है। आप दिल्ली में देख लीजिए, आज पंजाब में उसी का देखी परिणाम मिल रहा है कि पंजाब में भी आम आदमी की पार्टी आई है। क्यों आई है? क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के लिए सोचते हैं, उनके लिए करते हैं। छोटी छोटी, जैसे वहाँ बिजली फ्री है, पानी फ्री है और सड़कें नालियाँ बनाई जा रही है, और सबसे अच्छी बात वहाँ शिक्षा फ्री है। जैसे अभी कोरोना काल में बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे थे पेरेंट्स, उसके बाद भी केजरीवाल सरकार ने बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का आह्वान किया, और किया ही नहीं, कर भी रहे हैं। आज देख लीजिए, आप स्कूल की उनकी शिक्षा देख लीजिए, उनके स्कूलों की हालत देख लीजिए। जिस समय दिल्ली में स्कूल थे और आज स्कूल में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। वही मैं चाहती हूँ कि हमारे हरियाणा के बच्चों को भी मिले। और आपको लगता है कि दिल्ली में जो एजुकेशन पे काम हुआ, केजरीवाल ने जो काम करके दिखाया, उससे आपको लगता है कि ये बदलाव आपके हरियाणा में भी
होना चाहिए, ये आप ऐसा सोचते हैं? बिल्कुल जी, मैं चाहती हूँ, मैं तो बचपन से ही चाहती थी कि हमें अच्छी शिक्षा मिले। मैं एक महिला हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी है, पर लेकिन हर कोई नहीं दे पाता, हर कोई डरता है, अपने बच्चों को बाहर निकालने से डरता है, क्योंकि माहौल, और हरियाणा का माहौल तो हमेशा से शुरू से ही खराब रहा है बेटियों के लिए। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो अभियान चल रहा है, लेकिन कौन पढ़ा रहा है? आज भी बच्चे देखिए घरों में बैठे हैं, औरतें काम करने जा रही हैं और उनके बच्चे घर में बैठ के उनका काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फीस नहीं दे सकते, हम बच्चों के लिए किताब कॉपियाँ नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है, वो अपने बच्चों का पेट पाल लें, उन्हीं उसी के लिए वो बहुत बड़ी बात है आज के समय में। जैसे मैंने आपको बताया, पानी के लिए भी कमाना पड़ रहा है, तो अपनी बच्चों की शिक्षा कैसे? अगर जैसे डॉक्टर अम्बेडकर ने जी कहा था कि शिक्षा सभी का अधिकार है, तो बेटियों का भी अधिकार होना चाहिए, बेटों का भी अधिकार होना चाहिए। लेकिन यहाँ ये नहीं है कि बेटी पढ़ रही बेटा नहीं, यहाँ बेटे भी नहीं पढ़ रहे, सिर्फ इसी अभाव के कारण, क्योंकि पढ़ाई में खर्चा आता है। लेकिन केजरीवाल सरकार ने आज बेटा और बेटी दोनों को बराबर कर दिया और उन्हें मुफ्त शिक्षा दी है। हरियाणा में तो कहा जाता है बेटी पढ़ाओ का अभियान चल रहा है, हरियाणा में तो ये पहले से ही है। बिल्कुल जी, ये पूरे देश में है, पूरे भारत देश में है, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता। ऐसे तो हम उससे पहले भी हमारे जो नेता रह चुके हैं वो बहुत वादे कर चुके हैं, लेकिन क्या हुआ है आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। सिर्फ कहने से नहीं होता, जब तक हम करेंगे नहीं तब तक नहीं होगा। आज आप हरियाणा के स्कूलों की देख लीजिए हालत क्या हो रही है। प्राथमिक स्कूल तो इतना बुरा हाल है, ना टीचर हैं वहाँ पे, ना पीने का पानी है, ना शौचालय है, और यहाँ तक कि वहाँ क्लासरूम भी आप देखोगे तो कोई टीन के हैं या कोई छतें हैं या बहुत पुरानी माली हालत हो चुकी है उनकी। अंजू जी, आपकी बातों से लगता है कि आपको कहीं ना कहीं जानकारी है जमीनी स्तर पर। सवाल ये है कि अभी ये महिला वार्ड हुआ है जी, महिला वार्ड होने की वजह से आप आए हैं, आप अपने हस्बैंड को राजनीति में देखना चाहते थे, या आप पहले से ही मन बना चुके थे कि आपको राजनीति करनी है, चाहे वो महिला वार्ड हो चाहे वो जेंट्स वार्ड हो? देखिए, मैं राजनीति शुरू से करती आ रही हूँ, देखा जाए मेरे लिए, क्योंकि कोई भी मुद्दे हो मैं हर मुद्दे में बोलती हूँ, चाहे मेरा आस पड़ोस हो या मैं कहीं जाती हूँ, जो मुझे कहीं अगर बुरा लगता है ना, मैं अपनी बात कह देती हूँ। मैं डरती नहीं हूँ कि मुझे सामने वाला क्या जवाब मिलेगा, मैं उसके हक के लिए लड़ना पसंद करती हूँ। और मैं हमेशा, मेरी आदत यही रही है कि मैं किसी के हक के लिए लड़ूँ, और ख़ास तौर से मैं महिलाओं के लिए ज़्यादा वो रहती हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ हमारे घरों में महिलाएं बड़ी दबी बुझी सी रहती हैं, काम करने की बात भी सुनती हैं, बेटियों को वो अधिकार नहीं मिल रहे जो उन्हें मिलने चाहिए। क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इतनी शिक्षा दी और इतनी आज़ादी दी, बोलने की, घूमने की, जाने की, हर चीज़ को पहचानने की, अच्छा बुरा आदमी पहचानने की भी मुझे शिक्षा मिली है। और मेरे भाइयों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आज वही मेरे पति जय भारत जी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा हमेशा से शुरू से उनको सपोर्ट मिला है, क्योंकि मैं नहीं निकल पाती थी जल्दी से, लेकिन आज मुझे अधिकार मिला है उनकी वजह से। मैं जब भी वो कुछ करते थे मैं उनके साथ रहती थी, और मैं करती थी तो जब भी वो मेरे साथ रहते थे। लेकिन महिला वार्ड होने की वजह से मुझे ये अधिकार मिला है, तो मैं इस अधिकार को पूर्ण रूप से पूरा करूँगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरे से जो बन पड़े, एक पद के मुताबिक जो मुझे पद मिलेगा, मैं उससे और अच्छा ज़्यादा काम कर सकूँगी। मतलब अगर आप पार्षद बन जाते हैं, आपको मौका मिलता है, तो आप क्षेत्र की लड़कियों के लिए विशेष कर क्या करेंगे? विशेष करके सबसे पहले मैं स्कूलों की प्रोग्रेस करूंगी, जो स्कूलों की माली हालत है, शिक्षा पे काम करूंगी। उसके बाद जो बेटियां नहीं पढ़ पा रही हैं, जिनकी उम्र छोटी सी ऊपर हो चुकी है, उनके लिए अगर मुझे थोड़ी सी और एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़े, या सिलाई है या कोई वैसे कोर्सेज होते हैं जो बच्चे कर सकें अपने हिसाब से, जो कम पढ़े लिखे बच्चे कर सकते हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं, ऐसी छोटी छोटी सुविधाएं उनको देना पसंद करूंगी उनके लोकल एरियाज़ में। अंजू जी, अगर आपको मान लेते हैं 1% आम आदमी पार्टी टिकट नहीं देती, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? क्या फिर भी चुनाव लड़ेंगे, पार्टी छोड़ देंगे या पार्टी में बने रहेंगे? नहीं जी, हम पार्टी के साथ बने रहेंगे। अगर हमें निगम पार्षद की टिकट नहीं भी मिलती तो भी हम इसी के साथ मुहिम चलाएंगे, और किसी और को मिलती है तो उनके साथ करेंगे। हमें समाज सेवा करनी है, हम तब भी करेंगे। मतलब पार्टी पे आपका अटूट विश्वास है और अब बना रहे? बिल्कुल जी, इसीलिए तो हम आए हैं कि हमें आम आदमी पार्टी पे ही विश्वास है और हमें इसे और आगे लेके जाना है, इसको मजबूत करना है। अंजू जी, भ्रष्टाचार के मामले में आप क्या कहेंगे? फरीदाबाद में भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी खबरें आती हैं, तो क्या आप जानकारी रखते हैं भ्रष्टाचार में? जी हाँ, वैसे भ्रष्टाचार तो हमने बहुत सुने हैं, पर जो भ्रष्टाचार हमने हरियाणा में देखा है वो कहीं नहीं देखा होगा। हाँ, ये सुना है कि अगर 1000 का काम
करा है तो 500 खा लिए, 500 का काम कर दिया। लेकिन ये तो पहली बार सुना है कि जितने का काम हुआ ही नहीं वो पूरा का पूरा जब्त कर लिया। सिर्फ कागजों में काम हुआ है, पैसा तो पूरा आया है लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। ये तो हमने पहली बार 7वीं ठेकेदार के थ्रू हमें पता चला है कि हाँ, काम हुआ ही नहीं है और सिर्फ कागजों में लीपापोती हो गई। अंजू जी, भ्रष्टाचार पे अंकुश कैसे लगाया जा सकता है? एक बात में अगर आप समझा पाएं, अगर आप पार्षद बनते हैं तो कैसे इस पर रोक लगाएंगे? भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाना बहुत ही इजी है। हमारे निगम पार्षद, एमएलए और सांसद जिन्हें हम जिता के लेके आते हैं, उन्हीं पर ये दे दिया जाए कि वही जिम्मेदार होंगे। अगर कहीं भी भ्रष्टाचार होगा वही जिम्मेदार होंगे, चाहे कोई ठेकेदार हो चाहे कोई अफसर हो, वो जिम्मेदारी उनको मिलेगी। नहीं, क्यों उनको जिम्मेदारी मिलेगी? उनकी जिम्मेदारी क्यों? वो तो नेता है, तो नेता थोड़ी जिम्मेदारी लेगा। क्योंकि नेता ही तो काम करवा रहे हैं। जब नारियल फोड़ना होता है, सड़क बनवानी होती है, तो वही तो जिम्मेदारी लेते हैं। जब तो बड़ा खड़े होकर कहते थे ये काम मैंने करवाया, जब काम नहीं होता तो कहते थे अरे ठेकेदार ने ले लिया, अरे अफसर खा गए। जब वो जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? अगर आज जो हमारे निगम पार्षद, सांसद और एमएलए, इसकी जिम्मेदारी दी जाए कि हाँ भाई, अगर आपके एरिया में पैसा लग रहा है तो उसके जिम्मेदार आप हैं और आप ही हमें बताएंगे कि पैसा कहाँ कहाँ लग रहा है, तभी इस पे अंकुश लगाया जाएगा। अगर आप पार्षद चुन लिए जाते हैं तो इस जिम्मेदारी को आप लेने के लिए तैयार होंगे? बिल्कुल, मैं तो लेना ही चाहूँगी और मैं तो अपनी शुरुआत ही अपने क्षेत्र से करूँगी। मैं अपने क्षेत्र को ऐसा विकसित विकास करूँगी कि हमारे पूरे 45 वार्डों में शिव दुर्गा बिहार का नाम होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थी हमारे साथ अंजू जय भारत जी, जिन्होंने बखूबी से अपनी बातों को रखा है। महिलाओं के लिए काम करना, लड़कियों को पढ़ाना और क्षेत्र का विकास सर्वांगीण हो। पानी जो जीवन, जल ही जीवन है कहा जाता है, और बखूबी इन्होंने कहा है कि अगर पानी की व्यवस्थाएं हम नहीं दे पा रहे हैं तो किन व्यवस्थाओं की हम बात करते हैं। यकीनन अगर ऐसी महिलाएं हमारे समाज में आगे आने लगेंगी, राजनीति में बागडोर थामने लगेंगी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विकास की गति भी बढ़ेगी और समाज बदलेगा। हम ऐसी महिलाओं की सराहना करते हैं। ऐसी ही कुछ और महिलाओं के साथ, कुछ और अच्छे नेताओं के साथ और बड़े समाजसेवियों के साथ हम आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। आप जुड़े रहिए सत्य हुंकार के साथ। अभी लेते हैं इजाज़त। नमस्कार।